नमस्कार बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित शेखर जोशी द्वारा रचित गलता लोहा पाठ का सारांश समझाएंगे। सारांश पढ़ने से पूर्व हम शेखर जोशी के बारे में जान लेते हैं। शेखर जोशी का जन्म सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजीव हलवाहा, नौरंगी बीमार है, कहानी संग्रह है ये, एक पेड़ की याद, ये शब्द चित्र संग्रह है। इनका सम्मान है पहल सम्मान। गलता लोहा जो कहानी है उसका सारांश पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इसके अंतर्गत क्या वर्णन है। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। यानी कि ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत शब्दों को इस प्रकार से लिखा हो जो कि बहुत ज़्यादा कठिन शब्द हों, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सरल शब्दों में उन्होंने वास्तविक अर्थ गंभीरता को समाया हुआ है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विध निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। अब पाठ तो काफ़ी बड़ा है, परंतु हम कुछ संक्षिप्त में इस पाठ का सारांश पढ़ते जाएंगे, समझाते जाएंगे आपको। इस कहानी में, इस पूरी कहानी में लेखक ने कोई मुखर टिप्पणी नहीं की। मुखर टिप्पणी का तात्पर्य कि लेखक ने अपने मुख से कुछ किसी भी जाति आदि के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, परंतु जिस प्रकार से कहानी की रचना की है उससे मेधावी और निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसका ये जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। मोहन यद्यपि ऊंची जाति का था और ब्राह्मण परिवार से था और वह अपने मित्र जो लोहार जात का था धनराम, उसके ऑफर पर जाकर बैठ जाता है, धनराम के ऑफर पर, और बैठ ही नहीं जाता है। जबकि उस समय इतना विधि निषेध था कि उस मोहल्ले में भी जहाँ लोहार लोग रहते हैं, जहाँ शिल्पकार रहते हैं, वहाँ पर जाना, ऊंची जात के लोगों को जाना शोभा नहीं देता। वहाँ नहीं जा सकते थे ऊंची जात के लोग। अगर जाता है कोई भी तो उसे गलत माना जाता था। इस प्रकार से जो झूठा था, ये एक प्रकार से जातिगत व्यवहार, उसको उन्होंने मोहन के माध्यम से, कवि जो लेखक हमारे शेखर जोशी हैं, उन्होंने अपने इस कहानी के माध्यम से मोहन को जातिगत जो भेदभाव है उसे मिटाते हुए ये कहा है कि किस प्रकार से ये झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कसों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित किया है, जैसे लोहा गलकर कोई नया आकार ले रहा हो। अब जानने के लिए पूरा घटनाक्रम किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ तो जान लेते हैं कि एक मोहन के पिता बंशीधर थे जो जीवन भर पुरोहिती करते रहे। अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। अब उनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन पिता का अनुष्ठान कर पाने में वह कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई। वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंचा। धनराम उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। जब वो धनराम के यहाँ पहुंचा तो धनराम के यहाँ उसे लगा कि अब हम जो पिता कह रहे हैं कि हम रुद्री पाठ करने नहीं जा पाएंगे, अब हमारी उम्र नहीं है कि हम पहाड़ पर चढ़ करके वहाँ तक जा पाएँ और व्रत रख पाएँ। तो वो अपेक्षा कर रहे थे पिता उनके मोहन के कि मोहन करे, क्योंकि मोहन जो है ना शहर से वापस आ गया था। अभी आप कहानी में आगे देखेंगे।
परंतु जब मोहन ये सोचता है कि मैं कुछ और नहीं कर सकता तो चलो खेत में जा कर के हँसुए से घास फूस जो है उसे ही हटा देता हूँ, वो कर लेता हूँ। लेकिन देखा उसने हँसुए में धार नहीं थी, तो वो धनराम लोहार जो उसका मित्र था उसके यहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अब दोनों बचपन की यादों में खो गए। धनराम उसका सहपाठी था मोहन का, तो मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा, क्योंकि मोहन अभी शहर से वापस आया है। वो जानता नहीं था कि त्रिलोक सिंह मास्टर अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए त्रिलोक सिंह के बारे में पूछता है। धनराम ने बताया कि वे पिछले साल ही गुजरे थे। दोनों हंस कर उनकी बातें करने लगे। किसकी बातें? त्रिलोक सिंह की। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमजोर बच्चों को दंड देने का भी अधिकार देते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं माना था। धनराम गांव के खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। धनराम ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, क्योंकि उसके पिता लोहार थे और ये काम करते थे। धीरे धीरे करके वह भी उन्हीं की ऑफर में आके बैठ गया। यानी जैसे पिता की मृत्यु हो गई और पिता ने धीरे धीरे काम सिखा दिया और वह अपना उसी काम को करने लगा। जो धनराम एक बार की घटना को याद करते हुए बताता है धनराम कि मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। किसका? मोहन का। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ, इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। मास्टर जी का नियम था कि सज़ा पाने वाले को अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। इस कहानी में जो इनके मोहन और धनराम के जो मास्टर जी थे त्रिलोक सिंह, वे इस प्रकार से दंड देते थे कि अगर किसी को दंड देना है तो उसी बालक से छड़ी चुनने का आदेश देते कि आप स्वयं छड़ी चुन कर लाओ। तो जो छड़ी चुनने वाला जो बालक होता था, बच्चा होता था, जब वह छड़ी लेने जाता था पिटने के लिए, तो उसे ऐसा लगता था कि उसे सबसे ज़्यादा ध्यान इस बात का रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम छड़ी अच्छी ना ले जाएं और फिर मास्टर जी का गुस्सा और बढ़ जाए। तो वो सबसे ज़्यादा अपने मास्टर जी के संतुष्टि का ध्यान रखता और इस प्रकार की छड़ी चुनता जिससे कि मास्टर जी संतुष्ट हो जाएं। परंतु जब धनराम कहता है कि किस प्रकार से वो जो उनके पिता थे धनराम के, गंगाराम, वे जब दंड देते थे, जब वह उनकी ऑफर में बैठ के काम करता था, तो जो दंड देते थे तो उन दंड देने का तरीका अलग था। वो ये नहीं कहते थे कि जैसे मास्टर जी कहते थे कि छड़ी चुन कर लाओ, परंतु गंगाराम इस बात की छूट नहीं देते। तो उनके हाथ में जो आ जाता था, जो हाथ में आ गया उसी से वे उसकी पिटाई कर दिया करते थे। अब एक दिन अचानक गंगाराम अचानक चल बसे और धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत संभाल ली। इधर मोहन जो था कुशाग्र बुद्धि था बचपन से ही और उसने छात्रवृत्ति पाई। इससे उसके पिता बंशीधर तिवारी उसे बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया। पैतृक धंधा था उनके पिता का कि वही पुरोहिताई करते थे और यजमानों के यहाँ जा कर के जो भी काम होता था, पूजा पाठ या घवन पूजन, ये सारे काम किया करते थे। परंतु कभी इससे परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाए। तब उन्होंने सोचा कि मैं मोहन को तो पढ़ाऊंगा और बड़ा आदमी बनाऊंगा। ये स्वप्न देखने लगे। जब मोहन अच्छे नंबरों से पास हुआ और उसे छात्रवृत्ति मिली तो उन्होंने ये स्वप्न देखा और माता पिता जैसा कि देखते हैं। उन्होंने गांव से 4 मील दूर स्कूल में उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण की कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। यानी थका हुआ होता, परंतु पिता जो थे उसके मोहन के, तो उसे उत्साहित करते कि ये थकान उसकी दूर हो और वो पढ़ाई में मन लगाए। भले उसे दूर जाना पड़ता था, क्योंकि 4 मील दूर जाता था, 4 मील दूर से आता था। एक दिन क्या हुआ कि वर्षा काल था और नदी पार गांव के यजमान के घर वो रहता था। वर्षा के दिनों में एक दिन नदी में पानी कम था तथा मोहन घसियारों के साथ नदी पार कर घर आ रहा था। वैसे तो वर्षा के दिनों में वहीं रुक जाता था, यजमान के यहाँ ठहरा दिया था उन्होंने, मोहन के पिता ने, जो बंशीधर थे उन्होंने, बंशीधर तिवारी, उन्होंने वहीं पर ठहरा दिया था कि बरसात में यहाँ आना जाना करें। परंतु एक दिन जब नदी में पानी कम था तो वह घर आ रहा था। घर आने की उसे लगी कि घर हुआ है, लेकिन पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी बढ़ गया। वो घर आ रहा था, नदी में ही था, तभी किसी तरह से वो तो ये कहो कि घसियारों ने उसको बचा लिया और जैसे तैसे वह
घर पहुँचे और इस घटना को जब मोहन ने अपने पिता को बताया तो जो बंसीधर हैं वो बहुत घबरा गए और अगले दिन उसको स्कूल नहीं भेजा। उन्हीं दिनों की बात है कि रमेश जो उस गांव का ही एक संपन्न परिवार का युवक था और लखनऊ से गांव आया हुआ था, उससे बंसीधर ने मोहन की पढ़ाई के संबंध में अपनी चिंता व्यक्त की। जैसे बताया कि किस प्रकार से ये गांव में जाता था, नदी के पार उस तरफ स्कूल है वहाँ भेजते थे, लेकिन इस प्रकार से बाढ़ आ गई और बच गया उस दिन, इसलिए अब डर की वजह से नहीं भेजते हैं। तो जब अपनी चिंता को बताया बंसीधर ने रमेश को, जो रमेश अभी गांव आया हुआ था छुट्टियों में, तो उसने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, मैं इसे अपने साथ लखनऊ ले जाने को तैयार हूँ। जैसे घर में अन्य लोग रहते हैं वैसे ये भी रहेगा और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब बंसीधर को तो ऐसा लगा कि ये बिरादरी का भी था और संपन्न घर का था, शहर में रहता था, बड़ा आदमी था, तो सोचा ये तो हमें भगवान मिल गए। और मोहन रमेश के साथ लखनऊ पहुंच गया। वह यहाँ से ज़िंदगी का नया अध्याय शुरू होता है मोहन का। मोहन बहुत कुशाग्र बुद्धि था, परंतु जब उसे इस प्रकार से नहीं मिला माहौल तब वह नहीं बन पाया। अब क्या हुआ, लखनऊ में रह करके उसकी क्या स्थिति हुई कि घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। रमेश बड़ा बाबू था, वह मोहन को घरेलू नौकर से अधिक हैसियत नहीं देता था। मोहन भी यह बात समझता था। कह सुनकर उसे पास के एक सामान्य से स्कूल में दाखिला करा दिया था। काम के बोझ और नए वातावरण के कारण वह अपनी कोई पहचान नहीं बना पाया, जबकि गांव का जो मेधावी मोहन था वह वहाँ पर बुझने लगा। गर्मियों की छुट्टी में भी वह तभी घर आ पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा था, और उसमें भी शहर में रोक लिया जाता उसको कि वैसे तो ये कह दिया जाता कि अगले दर्जे की तैयारी करेगा, परंतु रोका वास्तव में इसलिए जाता था कि उसको उनके रमेश के परिवार वालों को काम में परेशानी ना हो, क्योंकि वो सबका काम किया करता था, खुद उनके घर का भी और मोहल्ले पड़ोस का भी। मोहन ने एक प्रकार से अपनी इन परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। वह घर वालों को भी असलियत बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि अब इसको आगे पढ़ाया जाए, और बेरोजगारी का तर्क देकर कि बड़े बड़े पढ़े लिखे घूम रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो वह पहले की तरह घर व स्कूल के काम में ही व्यस्त रहता। जैसे तैसे उन्होंने एक तकनीकी स्कूल में दाखिला करा दिया। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। इधर बंसीधर को अपने बेटे के बड़े अफसर बनने की उम्मीद थी। बंसीधर तो यही समझ रहे थे कि हमारा बेटा वहाँ शहर गया है तो अब वहाँ जा कर के वो कुछ अच्छा करेगा। रमेश तो उसकी बिरादरी का ही था, लेकर गया है तो बहुत अच्छी तरह से रखेगा। और मोहन ने कभी कुछ अपने पिता को बताया नहीं। होते होते जब 1.5-2 वर्ष बीत गए तो फिर उसे लगा कि अब क्या किस प्रकार से किया जाए, कि जब उसे वास्तविकता का पता चलेगा बंसीधर को तो उनका हाल क्या होगा। उनका जो हृदय है वो चकनाचूर हो जाएगा, वो टूट जाएगा इस वास्तविकता से कि जो मोहन उसका बेटा जो बड़ा आदमी बनने का सपना लेकर के गया है, और पिता भी सोच रहे हैं कि वो अफसर बनाएंगे बेटे को, उनका बेटा अफसर बन जाएगा, वह वास्तविकता से काफ़ी दूर है। इस तरह मतलब मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते रहे। उसने झूठ बोल दिया। धनराम ने जब जा रहा था मोहन धनराम के यहाँ हंसुए के फाल को पर धार लगवाने के लिए, तो उसके मन में बस केवल एक ही विचार था कि किसी प्रकार से वह अपने पिता की मदद कर पाए, क्योंकि वह पिता को ये नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ शहर में क्या हुआ, किस प्रकार से उसे पढ़ाई से वंचित रखा गया और ये काम करा करके
सारे वो जो उसकी प्रतिभा है उसको नष्ट कर दिया गया है। ये बात वो अपने पिता को नहीं बताना चाहता, परंतु पिता, ऐसा नहीं कि पिता समझते ना हो, पिता भी समझ गए थे कि शहर से वापस क्यों आ गया, इतने समय, लंबे समय के बाद ये शहर से वापस आ क्यों गया, और कुछ नहीं बता रहा, परंतु पिता सब कुछ अपने मन में समझ चुके थे। इधर धनराम अपना वो जो लेकर गया था मोहन हंसुआ, वो अपना हंसुआ उस पर धार लगाता रहा, और एक काम करते हुए उसने धनराम को देखा कि वह एक जो मोटी छड़ है लोहे की, उसको भट्टी में गलाकर गोला बना रहा है धनराम, परंतु वह बार बार जो छड़ है वो ठीक से निहाई पर फंस नहीं रही है, और वह लोहा ठीक से मुड़ नहीं रहा है, ठीक ढंग से नहीं मुड़ रहा। जैसे मोहन ने कुछ देर उसे देखता रहा धनराम को, तो उसने क्या किया, अचानक से मोहन उठा और उसने दूसरी पकड़ से लोहे को स्थिर कर लिया और नपी तुली चोटों से छड़ को पीटते पीटते गोले का रूप दे डाला। मोहन के काम में स्फूर्ति देखकर धनराम अवाक रह गया, क्योंकि मोहन ने तो कभी ये काम किया ही नहीं था। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं किस प्रकार से उसने गोला बना दिया। यद्यपि मोहन ने कभी ये काम नहीं किया था, वो पहली बार संभवतः धनराम के को इस प्रकार से काम करते करते देख रहा था, परंतु प्रतिभाशाली था। अब यहाँ जो वह पुरोहित खानदान के युवक द्वारा लोहार का काम करने पर आश्चर्यचकित था धनराम। धनराम संकोच में भी था, धर्म संकट से उदासीन। मोहन लोहे के छल्ले की त्रुटिहीन गोलाई की जांच कर रहा था, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। तो ये था आपके पाठ का सार। इसमें कि किस प्रकार से इसमें पाठ में आते हैं कुछ वाक्य कि किस प्रकार से धनराम को जो है मास्टर त्रिलोक सिंह तो ये भी कह देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में तो लोहा भरा है, इसमें विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। यानी जाति जिस प्रकार की है उस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया जाता था। तो यहाँ लेखक ने यद्यपि कहीं भी जाति का इस प्रकार से नाम नहीं लिया, परंतु फिर भी ये प्रकट हो जाता है इस कहानी से कि जो जातिगत बंधन है, जातिगत जो सोच है, उसको मोहन ने किस प्रकार से तोड़ा है। तो ये था आपका पाठ का सार। अब साथ साथ इसके प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। जिस समय धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने जवान के चाबुक लगाते हुए कहा कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। यह सच है कि किताबों की विद्या का ताप लगाने की सामर्थ्य धनराम के पिता की नहीं थी। उन्होंने बचपन में ही अपने पुत्र को धौंकनी फूंकने और सान लगाने के कामों में लगा दिया था। वे उसे धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखाने लगे। इस प्रसंग में किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। यानी कि जो त्रिलोक सिंह है उन्होंने किताबों की विद्या का जिक्र किया, और धनराम के पिता ने जो गंगाराम थे उन्होंने उन्हें किस प्रकार से लोहे का काम यानी घन चलाने की विद्या को सिखा दिया। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था। धनराम के मन में नीची जाति के होने की बात बचपन से बिठा दी गई थी। दूसरी ये भी थी बात कि मोहन कक्षा में सबसे होशियार था, इस कारण मास्टर जी ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। तीसरे मास्टर जी कहते थे कि एक दिन मोहन बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम रोशन करेगा। उसे भी मोहन से बहुत आशाएं थीं। इन सभी कारणों से वह मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था कि जब मन में पहले से ही ये बैठा हो कि हम नीची जात के हैं और मोहन ऊंची जात का है, मोहन प्रतिभाशाली है, मास्टर जी भी उसे बहुत चाहते हैं, उसके प्रति वो सपने देखते हैं कि ये बड़ा आदमी बनेगा। तो धनराम के मन में किसी प्रकार का कोई प्रतिद्वंदिता का भाव नहीं आया। धनराम को मोहन के जो व्यवहार किया, किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों, ये इसमें आश्चर्य वाली बात ये थी कि जब मोहन ब्राह्मण जाति का था और उस गांव में ब्राह्मण शिल्पकारों के यहाँ उठते बैठते नहीं थे,
शिल्पकार यानी कि जो काम करते हैं इस प्रकार से लोहार वगैरह, यहाँ तक कि उन्हें बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। अगर कोई चला भी जाए कभी कुछ काम के लिए, पहले तो जाता ही नहीं था, अगर चला भी जाए तो दूर से ही काम रख दिया कि ये काम करना है, और उनसे बैठने के लिए नहीं कह सकते ब्राह्मण परिवार के लोगों से, क्योंकि ये उनकी मर्यादा के विरुद्ध था। मोहन धनराम की दुकान पर काम खत्म होने के बाद भी काफ़ी देर तक बैठा रहा। इस बात पर धनराम को हैरानी हुई। उसे अधिक हैरानी तब हुई जब मोहन ने उसके हाथ से हथौड़ा लेकर लोहे पर नपी तुली चोटें मारी और धौंकनी फूंकते हुए भट्टी में लोहे को गर्म किया और ठोंक पीट कर उसे गोल रूप दे दिया। मोहन पुरोहित खानदान का पुत्र होने के बाद निम्न जाति के काम कर रहा था। धनराम शंकित दृष्टि से इधर उधर देखने लगा, यानी कि वो डर रहा था कि कहीं किसी ने देख लिया कि धनराम लोहार के यहाँ ये मोहन बैठ करके ये काम कर रहा है तो मोहन को तो कुछ नहीं कहेंगे, परंतु धनराम को फटकार लगाएंगे। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा है? नया ही अध्याय है। लेखक ने मोहन के लखनऊ प्रवास को उसके जीवन का एक नया अध्याय कहा है। यहाँ आने पर उसका जीवन बंधी बंधाई लीक पर चलने लगा था। वह सुबह से शाम तक नौकर की तरह काम करता था। नए वातावरण व काम के बोझ के कारण मेधावी छात्र की प्रतिभा कुंठित हो गई। उसके उज्जवल भविष्य की कल्पनाएं नष्ट हो गईं। अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उसे कारखानों और फैक्ट्रियों के चक्कर लगाने पड़े। उसे कोई काम नहीं मिल सका। अगला प्रश्न, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान की चाबुक कहा है और क्यों? जब धनराम 13 का पहाड़ा नहीं सुना सका तो मास्टर त्रिलोक सिंह ने व्यंग्य वचन कहे, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। लेखक ने इन व्यंग्य वचनों को जवान का चाबुक कहा है। चमड़े की चाबुक शरीर पर चोट करती है, परंतु जवान की चाबुक मन पर चोट करती है। यह चोट कभी ठीक नहीं होती। इस चोट के कारण धनराम आगे नहीं पढ़ पाया और वह पढ़ाई छोड़कर अपने पुश्तैनी काम में लग गया। अगला प्रश्न, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? बिरादरी का यही सहारा होता है। इसने यह वाक्य मोहन के पिता बंशीधर ने बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा जब रमेश गांव में आया था। उस समय जब रमेश ने हाथ बढ़ाया, कहा कि मैं इसे शहर ले जाऊंगा, तो ये कहा कि बिरादरी का यही सहारा होता है। किस प्रसंग में कहा? जब बंशीधर ने मोहन की पढ़ाई के बारे में चिंता व्यक्त की तो रमेश ने उससे सहानुभूति जताई और उन्हें सुझाव दिया कि वे मोहन को उसके साथ ही लखनऊ भेज दें ताकि वह शहर में रहकर अच्छी तरह पढ़ लिख सकेगा। किस आशय से कहा? यह कथन रमेश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कहा गया। बिरादरी के लोग ही एक दूसरे की मदद करते हैं। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? कहानी में यह आशय स्पष्ट नहीं हुआ। कौन सा आशय? बिरादरी का यही सहारा होता है। ये आशय स्पष्ट नहीं हो सका। जो बंशीधर ने कहा वह आशय स्पष्ट नहीं हो सका क्योंकि रमेश अपने वायदे को पूरा नहीं कर पाया। वह मोहन को केवल घरेलू नौकर से अधिक नहीं समझता था। उसने व परिवार ने मोहन का खूब शोषण किया और प्रतिभाशाली विद्यार्थी का भविष्य चौपट कर दिया। अंत में उसे बेरोजगार कर घर वापस भेज दिया। अगला प्रश्न है, उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? यह वाक्य मोहन के लिए कहा गया क्योंकि मोहन ने जो लोहे की छड़ थी उसको गोलाकार रूप दे दिया था, जिसके कारण उसके आंखों में एक सर्जक की चमक थी। किस प्रसंग में कहा गया है? मोहन धनराम की दुकान पर हंसुए में धार लगवाने आता है। काम पर पूरा हो जाने के बाद भी वह वहीं बैठा रहता है। धनराम एक मोटी लोहे की छड़ को गर्म करके उसका गोल घेरा बनाने का प्रयास कर रहा होता है, परंतु सफल नहीं हो पा रहा है, जबकि वह निरंतर वही काम करता था। मोहन ने अपनी जाति की परवाह न करके हथौड़े से नपी तुली चोट मारकर उसे सुघड़ गोले का रूप दे दिया। अपने सधे हुए अभ्यस्त हाथों का कमाल के उपरांत उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी। ये प्रसंग था जिसमें ये कहा गया कि उसकी आंखों में एक सर्जक की चमक थी। यह पात्र विशेष के किन चारित्रिक पहलुओं को उजागर करता है? यह पात्र विशेष मोहन के जात निरपेक्ष व्यवहार को बताता है। वह पुरोहित का पुत्र होने के बाद भी अपने बाल सखा धनराम के ऑफर पर काम करता है। यह कार्य उसकी बेरोजगारी की दशा को भी व्यक्त करता है। वह अपने मित्र से काम ना होता देख उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा देता है और काम पूरा कर देता है। तो ये था आपके गलता लोहा पाठ का सार और प्रश्नोत्तर।